हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 पार्ट 4। और आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें और वाई शायद को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। आप प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, इन वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखिए, शेयर कीजिए, राइट। और हमें इस तरह से और इनकरेज कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। करंट अफेयर्स पैकेज लेने के लिए या फिर टेस्ट सीरीज़ बाय करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नंबर दिया है थंबनेल पर, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ, एलिफेंट और एंड लेपर्ड एक्सेट्रा, उनकी डेथ होती है किस वजह से? ट्रेन से। हम बहुत बार हम पेपर खोलते हैं और हमें दिखता है कि कहीं किसी एक जगह में जो एलिफेंट्स है, राइट, जो हाथी हैं या फिर कोई टाइगर है, इवन और भी तरह के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो ट्रेन से टकरा कर मर जाते हैं, राइट। तो अब हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ऑब्वियस सी बात है, उनकी बायोडाइवर्सिटी कम होती है और इस वजह से ओवरऑल हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो हमारे DPSP, राइट, आर्टिकल 48A में भी दिखाया गया है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि जो हमारा जो स्टेट है, राइट, हमारा जो स्टेट है वो हेल्प करेगा, मतलब इन सबको बचाने में, जो इन्वायरमेंट है और जो फॉरेस्ट है, जंगल है और वाइल्ड लाइफ है, उनकी रक्षा के लिए जो स्टेट है कदम उठाएगा। ये हमारे DPSP में दिया गया है। और हमारे ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है आर्टिकल 51A में, जिसमें कि मतलब इसमें ये फंडामेंटल हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम फॉरेस्ट हो गए, जंगल हो गए, हमारी जो वाटर बॉडीज़ है, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ है और हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, और जो हमारे लिविंग क्रीचर्स है आसपास, सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर, ये सभी वो लिविंग क्रीचर्स में आते हैं, उनके प्रति हम कंपैशन दिखाएं, राइट, उनके प्रति हम थोड़ी सहानुभूति दिखाएं, उनके लिए हम थोड़ा अच्छा करें, हमारे जो वाइल्ड लाइफ हेरिटेज है उन सबको हम बचा के रखें। तो ये हर एक सिटीज़न का ये कर्तव्य बनता है, राइट। तो अब आगे देखते हैं। तो इससे जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं, हम देख रहे हैं ये एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब इसके लिए किया जा सकता है? तो इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की और रेलवेज मिनिस्ट्री, इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ताकि इनकी सेफ्टी, इन वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी इंश्योर की जा सके, उनकी सेफ्टी बढ़ाई जा सके। जो ऐसी कुछ ऐसी जगह है ना, जैसे कि जहाँ पे ये बायोडाइवर्स, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है ज़्यादा पाई जाती है, उस जगह में जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स ये सब बने हुए हैं, ऐसे ऐसे उन्हें वल्नरेबल पैचेस कहा है, मतलब जहाँ पे ये ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वल्नरेबल पैचेस कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसी जगह में, ऐसी पट्टियाँ जहाँ पे ये ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे अंदेशा है, तो ऐसे ऐसी जगह पे जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, राइट, वहाँ पे साइनेज लगाए, मतलब वहाँ पे कुछ एक तरह कुछ साइन वाइन लगाए, चिन्ह लगाए जाए कि जो रेलवे के जो ड्राइवर्स हैं उन्हें समझ में आ जाए कि यहाँ पे केयरफुली चलाना है, ध्यान से चलाना है, ताकि कोई जानवर ना मरे, ऐसे इस तरह के एक्सीडेंट से बचा जा सके, राइट। तो ये इस तरह के जो वल्नरेबल पैचेस हैं, राइट, आपको समझ में आ गया होगा वल्नरेबल पैचेस का है, जहाँ पे ऐसी एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, तो उन्हें वल्नरेबल पैचेस कहते हैं। तो उनको, उनकी लिस्ट है वो बनाई जाए और वो टाइम टू टाइम उसे अपडेट किया जाए, राइट। ये रेलवे मिनिस्ट्री और दोनों मिनिस्ट्रीज मिलके ऐसा काम कर सकती हैं। फिर उन्हें जो ये एलिफेंट्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, राइट, टाइगर, ये सब तो काफ़ी जानवरों को ये दिक्कत आती है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली टैग किया जाए, उन पर टैग लगाया जाए, जिससे कि उनके मूवमेंट का पता लगाया जा सके। उनके मूवमेंट को जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, तो जो फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं, राइट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो लोग उनका मूवमेंट ट्रैक कर सके कि वो कहाँ हैं, और जब इस तरह से ऐसे खतरे वाली जगह पे वो जा रहे हैं तो उन्हें पहले वहाँ से जाने से रोक दिया जा सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रेलवे स्टाफ से उनके वॉकी टॉकी, ये सब इस तरह के इक्विपमेंट्स दिए जाए कि जो जिससे कि जल्दी से आपस में कम्युनिकेट कर पाए और इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोक पाएँ, राइट। और कंट्रोल रूम, इन सब में भी कॉन्स्टेंट कनेक्शन बने रहना चाहिए। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये एक पार्ट खत्म हो गया। अब एक पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन। जो मोबाइल टावर्स से, मोबाइल फ़ोन के टावर्स होते हैं, उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने EMR का जो आपका चैप्टर लिया था, तो उसमें मोबाइल टावर्स में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, राइट। तो फिर जो मोबाइल टावर्स है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, और अब उनका इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स पे और यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ, दोनों पर किस तरह का असर पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये एक इन्वायरमेंटल इशू होगा, तभी इसमें डिस्कस हो रहा है, राइट। तो अब देखते हैं। तो रिमार्केबल, अब क्या है, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। हम बच्चे के पास भी देखते हैं, हम बूढ़ों के पास भी देख रहे हैं, हर एज ग्रुप, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी
तो हर किसी के पास आजकल मोबाइल यूज़र्स बढ़ रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो मोबाइल टावर्स है उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल किया जा रहा है। हर सिटी के नुक एंड कॉर्नर, मतलब हर जगह पे, कोई मतलब ऐसी छोटी मोटी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मोबाइल टावर्स ये सब नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत बढ़ रहा है इसका, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स का मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो उस वजह से मोबाइल टावर्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट, राइट, और जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका जो प्रभाव है वो चिंताजनक है यहाँ पे, राइट, यहाँ कंसर्न है, वो एक कंसर्न का विषय है। तो अब देखते हैं हेल्थ इम्पैक्ट्स, क्या हेल्थ पर, राइट, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है उन मोबाइल टावर्स का, उनसे निकलने वाले रेडिएशंस का, राइट। तो जो हर एक एंटीना होता है, जो सेल फोन टावर का होता है, उसमें से ईएमआर निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर निकलता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। फिर हर सेल, उससे क्या होता है, जो वन सेल फोन टावर इज बीइंग यूज बाय नंबर, मतलब क्योंकि एक सेल टावर से होता है, उसके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, राइट। किसी का एयरटेल का है तो बहुत सारे आसपास के जितने भी एयरटेल यूज़र्स के लिए वो होता है, राइट। जियो का है, रिलायंस का है, तो जो भी रिलायंस यूज़र हैं उनका होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक टावर में वैसे तो बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एंटीनास होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, राइट। तो फिर जो सरफेस, जो हमारे पंछी मतलब बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका जो सरफेस एरिया होता है बॉडी का, वो बड़ा होता है। उनके बॉडी वेट से कंपेयर करें तो सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, और वो उससे क्या होता है, उस वजह से वो ज़्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, राइट। अगर इंसानों से और बाकी जानवरों से कंपेयर करें तो जो बर्ड्स है वो इन रेडिएशंस को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और जो उनमें फ्लूइड का जो कंटेंट होता है वो भी कम होता है। फ्लूइड मतलब जो पानी, जो तरल पदार्थ है, उनके उनकी बॉडी में वो कम होता है फ्लूइड कंटेंट, जिससे अगर मतलब बाकी से कंपेयर करो, और लेकिन उनका जो बॉडी होता है वो छोटा होता है, उस वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली रेडिएशन से गर्म ही होते हैं, तो उनकी बॉडी जल्दी हीटअप होने लग जाती है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द टावर्स डिस्टर्ब बर्ड नेविगेशन। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ना, ये क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलती है और इससे मैग्नेटिक फील्ड भी निकलती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उससे क्या होता है, जो बर्ड्स है, ब्रेन में आपको पता होगा, राइट, ब्रेन में जो उसके नेविगेशन की स्किल्स है, मतलब उसके ढूंढ के जो रास्ता खोजने की जो उसकी क्षमता है, उस पर बाधा आती है इस रेडिएशन की वजह से, राइट, रेडिएशन से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उस वजह से क्या होता है, वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, और जहाँ पे उनका घोंसला होता है, जहाँ पे उन्हें जाना होता है, वो नहीं जा पाते, नहीं पहुँच पाते, राइट। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। फिर उस वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, जो इनसे जो टेलीकॉम इनके ये जो टावर्स है उनसे टकरा भी जाते हैं, राइट, उस वजह से भी उनके डेथ हो जाती है। तो हर साल बहुत सारे ऐसे पक्षी मर रहे हैं इस कारण से। तो ठीक है, तो फिर एक बिल्कुल भी पक्षियों के लिए तो स्पेशली ये बहुत हार्मफुल है, राइट। उसके बाद देखिए हाउ द सेल फोन टावर्स रेडिएशन अफेक्ट ह्यूमन। अभी तक हमने बर्ड्स का देख लिया, अब हम ह्यूमन के बारे में देखते हैं। तो सेल्यूलर, ये जो ईएमआर निकलता है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है इन टावर से, राइट। तो उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इंसानों में, उनकी बुद्धि पर काफ़ी मतलब मानसिक रूप से उन पर बुरा असर पड़ने लग जाता है। और उससे क्या होता है, थर्मल इफेक्ट्स, राइट। तो इससे हीटअप होने लग जाती है, क्योंकि इससे गर्म होने होता है, तो थर्मल इफेक्ट्स के वजह से भी बहुत सारे, क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन निकलता है, राइट, आपका आंसर भी आ गया। तो उससे क्या होता है, वो जल्दी हीटअप होने लग जाते हैं, और उनके साइकोलॉजी पे, स्पेशली उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, राइट। फिर देखते हैं एक्सपोजर, और ये एक्सपोजर वैसे तो बढ़ता ही जा रहा है, तो इस वजह से जेनेटिक, आनुवांशिक रूप से भी बहुत सारे डिफेक्ट्स अब आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन में भी उनके प्रॉब्लम आ रही है, रिप्रोडक्शन में, उनके डेवलपमेंट में, और स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और उनके बिहेवियर में भी। लोगों में आजकल चिड़चिड़ापन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए ये एकदम करेक्ट फोटो है, पिक्चर है इसके लिए, कि ये साइकोलॉजी पे, लोगों के मानसिक रूप से स्पेशली बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, एक तरह से ब्रेन पर ये काफ़ी डैमेजिंग इफेक्ट डाल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, लोगों में थकान ज़्यादा हो रही है, नौसिया का मतलब होता है उल्टी आती नहीं है, लेकिन ऐसा सेंसेशन होता है कि हमें उल्टी आ रही है। इरिटेशन, लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, सर दर्द लोगों में है, राइट। तो कहा जाता है कि आप सोते हैं तो फ़ोन को तकिए के पास मत रख के सोइए, उस वजह से बहुत लोग को सर दर्द होता है, और राइट, लोगों की भूख मर जाती है, और इसी तरह के मानसिक रूप से बहुत सारे चुनौतियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। अब स्टेक होल्डर्स, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं स्पेशल, अब स्टेक होल्डर्स देखते हैं कौन कौन है इसमें स्टेक होल्डर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने हैज़ टू नोटिफाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को ऐसे नोटिफिकेशंस देने चाहिए जिससे कि जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं उनका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है वाइल्ड लाइफ पे, ह्यूमन हेल्थ पे, राइट। तो कंसर्निंग जो एजेंसी है उसको ये नोटिफिकेशन देना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए, कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाने चाहिए कि जिससे सेफ लिमिट, राइट, एक सेफ उस पर लिमिट लगाई जा सके, राइट। कुछ स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि इतना EMR मतलब इतना रेडिएशन उससे निकल सकता है टावर से, सबसे मतलब कोई रेगुलेशन होना चाहिए, ये कह रहे हैं। और स्टेट और लोकल बॉडीज़ वो क्या कर सकते हैं, राइट। तो फिर रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं, जो अर्बन लोकेलिटीज़ है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, रिक्रिएशनल जगह हैं, तो ऐसी ऐसी जगह में, या फिर प्रोटेक्टेड कुछ एरियाज़ हैं जैसे जहाँ पे ये ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, राइट, नेशनल पार्क से, मतलब जहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है उसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं। तो उसके आसपास, राइट, उसके आसपास और ये ऐसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इन जगह के रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए, और वहाँ पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए वहाँ पे, राइट। जब किसी भी टावर के कंस्ट्रक्शन से पहले पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसके बाद अगर कोई टावर वहाँ पे लग रहा है तो उसके लिए इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है वहाँ की वाइल्ड लाइफ पे, वहाँ की इकोलॉजी पे, राइट। अब आगे देखते हैं फिर स्टेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो ये क्या कर सकता है, राइट। तो स्टेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इनको ये काम है कि रेगुलर वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके, राइट, जिससे कि जो ये सेलफोन टावर्स है उनके उनके क्या डेंजर्स हैं, तो उन्हें इस एक तरह से अवेयरनेस का काम करना चाहिए। अब देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, तो इनका तो सबसे मेजर काम है, तो इन्हें क्या करना चाहिए, ओवरलैपिंग, अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ हाई रेडिएशंस, जैसे कि कुछ एक जगह पे यहाँ पे ऑलरेडी एयरटेल का टावर है, तो ये नहीं होना चाहिए कि इसके पास ही आप रिलायंस का टावर दे दें या फिर कोई और का टावर इस तरह से लगाने दें। कुछ एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, राइट, 1 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पे पहले से टावर है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में और दूसरा कोई टावर नहीं लगना चाहिए। उससे क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट। तो वो आपस में और मतलब वो रेडिएशंस की इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर देखते हैं location and frequencies of cell phone towers and other towers emitting EMR should be made available in the public domain, ठीक है। तो ये जो सेलफोन टावर्स है उससे कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस निकल रही है, उनका लोकेशन क्या है, इस मतलब उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, मतलब लोग उसे एक्सेस कर पाए, इस तरह से लोगों के लिए वो अवेलेबल करना चाहिए, राइट। और फिर GIS मैपिंग, राइट, GIS मैपिंग के थ्रू ये जो सेलफोन टावर्स है वो मेंटेन करना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और वहाँ पे बर्ड पॉपुलेशन, बी पॉपुलेशन है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और आसपास में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, राइट, तो वहाँ पे GIS मैपिंग के थ्रू ये सब किया जाना चाहिए। और जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है, राइट, जो सेफ लिमिट में किस तरह से जो EMR का एक्सपोजर को सेफ लिमिट्स में रखा जाए, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स है उन्हें बनाना और उन्हें एक तरह से और सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये कौन कर सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब ये पार्ट खत्म हो गया, अब हम आते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज़ पर, राइट, GE ट्रीज़ कहते हैं जिन्हें। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, राइट, जो ये इंडस्ट्री वाले हैं, मतलब जो इसे बढ़ावा देते हैं, मतलब ऑलरेडी मतलब जो इसे उगाते हैं या फिर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, और ये टेक्निक है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। मैंने बायोटेक्नोलॉजी की 2 क्लासेस ली थी, आप ज़रूर उसे देखिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसे समझना, राइट। मैं बता रही हूँ कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाने नहीं बैठ सकती। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो ये प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकल इंजीनियर ट्रीज बनते हैं, मतलब ऐसे पेड़ बनाए जाते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो, राइट। फिर अब क्या होता है, जो जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो ये क्लेम करते हैं कि इससे क्या होगा, उसकी यील्ड बढ़ जाएगी और ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, मतलब इनकी ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाएगी, इसके यील्ड की क्वालिटी बढ़ती है, अच्छी होती है, और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी रह सकते हैं ऐसे ट्रीज, राइट। और ये क्लाइमेट चेंज को से डील करने में भी ये बहुत वरदान की तरह साबित हो सकते हैं, ये ऐसा वो कहते हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, राइट। अब देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या गया, जो पहला ट्रायल था जेनेटिकल इंजीनियर ट्री का, वो कब स्टार्ट किया गया था, बेल्जियम में 1988 में। रिसर्चर्स ने पाया, राइट, कि
उन्होंने ऐसा ट्री डेवलप किया जो कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंट हो, मतलब जिस पे हर्बिसाइड का असर ना पड़े और वो जल्दी जल्दी ग्रो कर सके, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरह से कुछ होता है। फिर 2002 में चाइना ने क्या किया, अपने कमर्शियल जेनेटिक इंजीनियर्ड पॉपुलर ट्री को, राइट, ट्री पॉप प्लांटेशन को उन्होंने स्थापित किया। और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी को इसलिए मतलब इस तरह से बढ़ावा दिया कि इससे डिफॉरेस्टेशन की जो समस्या है, राइट, जो पेड़ों को काटने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका, ओके, और फिर ब्राज़ील, और उसमें से स्पेशली ब्राज़ील और अर्जेंटीना, इन लोगों ने मतलब एक से इसमें लीड पोजीशन ले ली जी ट्रीज़ के बारे में जब कहते तो। और इसके बाद अब जानते हैं, जब अभी तक हमने देखा कि एक तरह से पॉजिटिव होता है, आपके दिमाग में अब ये पिक्चर होगी कि जी तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम देखते हैं क्या ये सच में सेफ़ है, जी ट्रीज़ क्या जीएम क्रॉप से सेफ़ है। तो अब ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, राइट, इस पे काम करते हैं, वो तो कहेंगे ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई डर की बात ही नहीं है, इसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कोई नेगेटिव इसमें है ही नहीं, राइट। और जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी अप्रूव किया अपने क्योटो प्रोटोकॉल में, ये कहा है कि जो ये जी ट्रीज़ होते हैं ना, ये एक तरह से कार्बन सिंक का काम कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो डेवलपमेंट में वो भी को भी मानते हैं कि इसे डेवलप करना चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो देखते हैं, राइट। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका कंसर्न क्या है, वो कहते हैं कि जो जीएम क्रॉप्स है बहुत ही बड़ा खतरा है। अब कैसे खतरा है, तो ये कहते हैं कि ये जो ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा साल तक रहते हैं। तो इससे जो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, उनसे ज़्यादा ये जीते हैं, राइट, क्योंकि काफ़ी टाइम तक रहते हैं, रेजिस्टेंस इनकी अच्छी होती है, राइट। फिर बाद में क्या होता है, तो इनके जो मेटाबॉलिज्म है, राइट, द चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म ट्री में अकर आफ्टर मैनी ईयर्स आफ्टर दे आर प्लांटेड। तो इनके जो मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस है वो काफ़ी साल के बाद होती है, जब उन्हें लगाया उसके काफ़ी साल के बाद से उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो उसके बाद जाके क्योंकि ये इसे क्या है, सबसे पहले तो लैब में उगाया जा रहा है। अब लैब से इसे नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर ग्रो करना है तो उसमें कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है, राइट। तो ऐसे चेंजेस को आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, राइट, ये बहुत अनसर्टेन है ये कह रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, हम ये समझना मुश्किल है कि जो जीन इंट्रोड्यूस किया है, ऑलरेडी आपको पता होगा ये जो टेक्निक ही है पूरे जीन से रिलेटेड है। कुछ ऐसा अनडिज़ायरेबल जीन को हटा दिया जाता है और फिर हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है उसे राह पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो जीन इंट्रोड्यूस किया है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव कर रहा है उसे प्रेडिक्ट करना, उसे पता लगाना, डिसाइफर करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये फैक्ट ये भी बताता है कि इससे इकोलॉजी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे ये रिस्की हो सकता है इकोलॉजी के लिए, राइट। जितना कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स रिस्की नहीं होते उससे ज़्यादा ये जी क्रॉप्स जो है इकोलॉजी के लिए खतरा हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब ये ऐसा डॉक्यूमेंट किया गया है, जो पॉलेंस होते हैं, मैंने आपको बताया था पॉलेंस क्या होते हैं प्रीवियस पार्ट्स में। तो जो पॉलेंस होते हैं वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं, जैसे 600 किलोमीटर तक भी वो ट्रैवल करते हैं। तो अब ये जो जी ट्री के पॉलेंस होंगे वो क्या करेंगे, वो कंटेमिनेट कर देंगे, क्योंकि उसके पॉलेंस भी डिस्पर्स होंगे, इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, इधर से उधर जाएंगे। तो जो नेटिव फॉरेस्ट है, मतलब जो वहाँ पे जो जो नेचुरली तौर पे उगते थे, नेटिव फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, उसे वो एक तरह से खतरा, उसके लिए वो पॉलेंस जाके वहाँ पे उगने लगेंगे। तो वहाँ पे उसे एक तरह से कंटेमिनेट कर देंगे, यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है, उसे ख़राब कर देंगे, मतलब कंटेमिनेट कर देंगे, ठीक है। और फिर बाद में उससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उनमें ऐसे ऐसे कुछ लक्षण आ सकते हैं जो कि बहुत मतलब ख़राब साबित हो सकते हैं, राइट। फिर बाद में इससे इकोलॉजी पे का जो बैलेंस है उस पर खतरा मंडरा सकता है, और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हम देखिए एक तरह से यहाँ पे ये कह रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा इसमें यही बताया गया है, लेकिन इसका सार ये है कि हम नेचर से एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से नेचर पे बुरा असर पड़ेगा। ये सब जो असर है वो काफ़ी टाइम लगाते हैं, काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है कि हाँ इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तब तक क्या है कि ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है और फिर इसे बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर जो कंटैमिनेटेड पोलन ग्रेन्स है, ये जो हनी बीज हैं, राइट, और ये बाकी जो पॉलिनेशन है उसे बहुत बुरी तरह से उस पर बुरा अफेक्ट डाल सकती है, एडवर्सली उसे अफेक्ट कर सकती है, और वाइल्ड और एग्रीकल्चर क्रॉप्स पर भी ये खतरा कर सकती हैं।
अब जब यहाँ पे प्रोपोनेंट्स की बात हो रही है, राइट, यहाँ पे आपने देखा था जो ये इंडस्ट्री के प्रोपोनेंट्स है, ओके, यहाँ पे देखिए प्रोपोनेंट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, विच टेक्नोलॉजी, जीई क्रॉप्स, जीई ट्रीज। तो उसके पीछे कौन है, प्रोपोनेंट्स कौन है, यहाँ पे वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, आर्बोरजेन। तो आर्बोरजेन एक सब्सिडरी है मॉन्सेंटो का। अब मॉन्सेंटो आपको पता होगा, मेरे साइंस के अगर लेक्चर आपने फॉलो किए हैं आपको ज़रूर पता होगा मॉन्सेंटो कौन सी कंपनी है। तो उसकी एक सब्सिडरी है आर्बोरजेन, राइट। तो ये ऑयल कंपनी है, और भी कुछ ऑयल कंपनीज है जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेवरॉन, राइट। तो ये इन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, जीई टेक्नोलॉजी, जीई ट्रीज में। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, एक वायबल, ये कह रही हैं कि क्या है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव का काम कर सकती है, ऑल्टरनेट का काम कर सकती है जो जीई ट्रीज हैं। और ये इथेनॉल भी बना सकती हैं, इनसे जो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और आपको पता होगा बायोफ्यूल में हम लोग इथेनॉल का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो फिर इससे इस वजह से भी इसे काफ़ी हद तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, ये कह रहे हैं। अब इंडिया हाल है वो देख लेते हैं। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट था जीई ट्री का, राइट, वो कहाँ किया गया था, केरला में, राइट। यहाँ पे देखिए रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि केरला में, यहाँ पे पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जीई ट्रीज के रिलेटेड, जेनेटिकल इंजीनियर ट्री के रिलेटेड। तो जो जीई रबर है वो ड्रॉट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जो जीई रबर है, राइट, वो जीई रबर ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए अडेप्टेड है। मतलब जहाँ अगर कभी सूखा पड़ गया तो वो उसे भी झेल सकते हैं, पानी की कमी होगी उसे भी झेल सकता है जीई रबर ट्री। और जो इन्वायरमेंट के और भी स्ट्रेस होते हैं, राइट, और भी जो रिलेटेड स्ट्रेस है उसे भी ये झेल सकता है, राइट। उसके बाद देखते हैं जो ये जो जीई रबर है वो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में, जहाँ पे पहले रबर नहीं उगाई जाती थी वहाँ पर भी इसे उगाया जा सकता है। जहाँ पे कंडीशंस नहीं है उसे उगाने के वहाँ पे भी इसे उगाए, क्योंकि ये नेचर के एक तरफ से पूरी तरह से अलग है। जहाँ पे मतलब नहीं उगाया जा सकता वहाँ पे भी उग जाता है, राइट। तो फिर देखते हैं फील्ड ट्रायल्स। अब जीई रबर के जो फील्ड ट्रायल्स है वो कहाँ किए गए थे, उसकी परमिशन जो यूनियन मिनिस्ट्री थी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक पहले दे दी थी। और ये कहा था कि जो जीई क्रॉप्स है वो किसी तरह से खतरा नहीं है, फूड क्रॉप से कंपेयर करो तो ये उतने खतरा नहीं पोज करते, उतना खतरा नहीं है। लेकिन ये जो अजम्पशन है, ये जो एक तरह से धारणा ही है, राइट, ये अजम्पशन है, ये जस्ट मान लिया गया है। लेकिन ये जो मानना है वो एक तरह से गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि जो ये जो रबर ट्री है वो जो वहाँ पे मवेशी खाने के लिए आते हैं, गाय भैंस ये सब वहाँ पे लोग चराने के लिए आते हैं, तो फिर वहाँ पे वो आएंगे तो उसे खाएंगे, उस तरह से फिर वो फूड चेन में एंटर कर जाएगा। फिर वो मिल्क के थ्रू उनके जो बकरी ये सब की मिल्क है, गाय भैंस के मिल्क के थ्रू उनके दूध से फिर वो इंसानों में भी पहुँच जाएगा। जो केरला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो रबर हनी है और ये रबर प्लांटेशन है सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है केरला में। अब क्या है, ये जो अब वैसे केरला ने अभी तो फिलहाल बैन लगा रखा है, लेकिन क्या है, और काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट ने भी कहा है कि ये जो जी प्लांटेशन है, राइट, रबर प्लांटेशन एक तरह से बहुत गलत है और इन्वायरमेंट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जो अब क्या है, महाराष्ट्र में इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं रबर ट्रीज को लगाने के। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, दीज डेवलपमेंट शो द प्रिडोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न फॉरेस्ट्री साइंस। ये आपको याद रखना है, जो वेस्टर्न फॉरेस्ट्री साइंस है ना, मतलब एक तरह से ये वेस्ट में ये वाली टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसके बाद इंडिया इसे अडॉप्ट करता है। तो उससे क्या होता है, इनका फोकस क्या होता है पूरी तरह से कमर्शलाइजेशन पे। जो ये जो जंगल है उसे एक तरह से ये कमोडिटी की तरह यूज़ करते हैं, अपना लाभ निकालने के लिए, अपना कॉमर्स करने के लिए इससे इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें बस वुड चाहिए, पल्प चाहिए, मतलब अपना प्रोडक्ट्स निकालने, उन्हें अपने प्रोडक्ट से मतलब है, कमर्शलाइजेशन से मतलब है, उन्हें एनवायरनमेंट से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। इसलिए इस तरह के साइंस को और डेवलप करते हैं और बढ़ा चढ़ाकर इसके बारे में बताते हैं। और फिर क्या है, लेकिन जो फॉरेस्ट होता है, आपने देखा होगा जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था, हमारे जंगलों को एक तरह से खाली करते थे, वहाँ पे मोनोकल्चर मतलब एक ही तरह के पेड़ लगा देते थे, नीलगिरी इस तरह के, राइट। तो इस तरह के पेड़ लगा दिए जाते थे, एक ही तरह के पेड़ लगाते थे, तो हमारे पूरे जंगल खराब कर देते थे। तो उसी तरह से जो फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी डाइवर्स होता है, उसमें बहुत तरह के फ्लोरा फौना के स्पीसीज होती हैं। तो बहुत सारे जो पेड़ों की स्पीसीज है वो एक तरह से को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है, और एक ही तरह से मोनोकल्चर यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे रबर प्लांटेशन लगाए थे, पूरे रबड़ के पेड़ लगा दिए जाएंगे, और वहाँ के जो नेटिव ट्री स्पीसीज है उन्हें नष्ट कर दिया जा रहा है।
ठीक है, आगे देखते हैं। ऑलरेडी द कंट्रीज लैंडस्केप, ये देखिए, क्योंकि जो हमारी देश है उसका लैंडस्केप है, उसमें कहीं मिलियन हेक्टेयर्स हैं, वो टीक, यूकेलिप्टस, राइट, जो ये सफ़ेदे का पेड़ होता है, टीक होता है, ऑलरेडी इनके प्लांटेशंस लगाकर ख़राब कर दिया गया है। काफ़ी काफ़ी मतलब हेक्टेयर मिलियन मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन को इस तरह से नष्ट कर दिया गया है वहाँ पे ऐसे प्लांटेशंस लगाकर। तो ये जो है अप्रोच है, ये काफ़ी गलत अप्रोच है। और वहाँ के जो आसपास के जो इंडिजिनियस लोग रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं, उनकी लाइवलीहुड पर ये बहुत बड़ा खतरा है। वहाँ की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे भी खतरा है, और वहाँ के इन्वायरमेंट पे भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव असर डाल रहा है, राइट। उसके जो परिणाम होंगे वो काफ़ी नेगेटिव होंगे, ये इसमें बताया जा रहा है। अब ये जो जीप ट्री प्लांटेशंस हो रहे हैं, राइट, उससे क्या है, आगे जाकर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है और फॉरेस्ट पर काफ़ी बुरे असर पड़ सकते हैं, उस पर डेवस्टेटिंग इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो अब हम एक पार्ट में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने डॉल्फिन कैप्टिविटी, मतलब डॉल्फिन को बंदी बनाकर रख लिया जाता है, कैप्टिविटी मतलब बंदी बनाकर रख लेना, राइट। तो एक तरह से उसे कैद करके रख लिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उस पर बैन लगा दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसे बैन लगा दिया है। इंडिया में ये एक तरह से बैन है। अब ये जो डिसीजन है काफ़ी एक अच्छा डिसीजन है, पॉजिटिव डिसीजन है, क्योंकि वो भी हमारी तरह डिग्निटी मेंटेन, मतलब जैसे हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि हमारे बहुत सारे राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वालिटी, लेकिन उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो भी क्रीचर्स हैं, उन्हें भी जीने का हक है, राइट। तो फिर इस वजह से इस तरह का कदम उठाया गया, ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है। तो यहाँ पे डॉल्फिनेरियम्स, राइट, तो उनका मतलब डॉल्फिन्स का एक्वेरियम टाइप का बनाना हो तो उस पर प्रतिबंध है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियाज ओनली कीपिंग ऑफ डॉल्फिन्स, राइट। तो इस तरह से जो कैप्टिविटी इस तरह से बंधक बना के रखा जाता था, वो 1990s में, लेट 1990s में शुरू हुआ था ऐसा। और वो क्या हुआ था, 6 महीने में ही जो ऐसे डॉल्फिन्स थे उनके लिए अम्यूजमेंट शो बनाए गए थे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्हें बल्गेरिया से चेन्नई में बल्गेरिया से उसे लाया गया था, चेन्नई में, और वहाँ पे डॉल्फिन सिटी बनाने का मतलब वहाँ पे अम्यूजमेंट शो बनाया गया था। लेकिन उन्हें लाने के 6 महीने के अंदर ही वो डॉल्फिन्स मर गए, राइट। फिर अब कुछ और प्रपोजल्स लेकर आए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो स्टेट लेवल जो भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ना इस तरह के, राइट, तो ये डॉल्फिनेरियम्स, इनका नाम रखा है डॉल्फिनेरियम्स, इन्हें कमर्शियल यूज़ करें, क्योंकि अब देखिए वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे देखने के लिए कि यहाँ पे डॉल्फिन एक्वेरियम है, तो उन्हें देखने के लिए जाएंगे, तो उस तरह से कॉमर्स बढ़ेगा, राइट, आप समझ सकते हैं। तो उस वजह से जो वहाँ की टूरिज्म एक टूरिज्म अट्रैक्शन का काम करेगा। तो इस तरह के अम्यूजमेंट पार्क्स को बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रमोट करने का काम किया, इस तरह के प्रपोजल्स अभी वो आगे रख रहे हैं। और ऐसे जो मेजर प्रपोजल्स हैं, राइट, इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट में, जैसे महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट ने, केरला में जो फिशरीज डिपार्टमेंट है कोची में, और जो कुछ प्राइवेट होटल्स हैं, जो मतलब होटल के ओनर्स हैं नोएडा में, एनसीआर रीजन में, तो उन्होंने ऐसे प्रपोजल्स रखे हैं। लेकिन अब इसे बैन करने की क्या ज़रूरत है, क्यों बैन करना है, ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे इसका आंसर दिया जा रहा है। तो देखिए ये वाटर एनिमल्स हैं, सिटेशियंस, वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, पोर्पोइसेस, तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं, राइट। आपने देखा ही होगा ऑक्टोपस, ये सब क्या कहा जाता है, उसके 8 दिमाग है, राइट, तो सॉरी 9 दिमाग है, तो इस तरह से वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो अब क्या होता है, अगर उन्हें कैप्टिविटी में रखा जाता है, एक तरह से बंधन में रखा जाता है, कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, तो उस वजह से उनके दिमाग पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, तनाव पड़ता है। तो उस वजह से तनाव में आपका जैसा ह्यूमन बिहेवियर भी काफ़ी बदल जाता है, हमारा काफ़ी स्ट्रेस में हम लोग डेस्परेट हो जाते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं हम सोच भी नहीं सकते कि नॉर्मल परिस्थिति में हम ऐसा करेंगे। तो ये तो फिर भी जानवर है, तो फिर उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो कैप्टिविटी में होने की वजह से, और जो ऐसी इंडस्ट्री जो इनमें इन्वॉल्व हैं, वो इन डॉल्फिन्स का काफ़ी शोषण करती हैं, राइट। तो उन्हें भी एक्चुअली हक है फ्रीडम का, लेकिन उन्हें एक तरह से बांध दिया जाता है, और उन पर बहुत तरह की मतलब क्रूएल्टी दिखाई जाती है उस पर। उन्हें जिस कंडीशंस में उन्हें रखना चाहिए उस कंडीशन में उसे बिल्कुल नहीं रखते हैं, और बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गए, यूनाइटेड नेशन, चिली, तो उन्होंने भी इंडिया की तरह डॉल्फिन कैप्टिविटी पर बैन लगाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये। तो फिर जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है,
इनका इन्होंने ये कदम कब लिया था, जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, काफ़ी महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे इस पर। मतलब जब एक केरला में बात चल रही थी ऐसा कुछ बनाया जाएगा, तो उसके प्रोटेस्ट में जब प्रोटेस्ट हुए तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ऐसा कदम उठाया इसे बैन करने का। तो अब एक सर्कुलर निकाला गया था, राइट। तो सर्कुलर में ये कहा गया था, जो किसने रिलीज़ किया था, यहाँ पे आप देख लीजिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी, उसने सर्कुलर रिलीज़ किया था। उसमें ये बताया गया कि क्योंकि ये जो डॉल्फिन्स होते हैं और इस तरह के वाटर एनिमल्स हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें नॉन ह्यूमन पर्सनस की तरह ट्रीट किया जाए। उनके अपने राइट्स हैं, उनके अपने कुछ हक हैं, उन्हें ध्यान दिया जाए। और ये मोरली, नैतिक रूप से भी ये काफ़ी एक तरह से ये अनएक्सेप्टेबल है नैतिक रूप से, कि उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, राइट, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए उन्हें बंधक बनाकर रखा जाए। तो एक तरह से, और जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने पूरे स्टेट्स को, जो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें ये निर्देश दिए कि ऐसे जो भी डॉल्फिनेरियम्स की प्रपोजल्स की जो बात चल रही है, इवन प्राइवेट पार्टीज और गवर्नमेंट एजेंसीज, राइट, ये अभी आपको ध्यान रखना है, प्राइवेट पार्टी और या फिर गवर्नमेंट, ऐसे लोगों को बिल्कुल एक तरह से मना कर दिया जाए कि इस पर्पसेस की वजह से डॉल्फिन्स को ना रखा जाए, राइट, इस प्रैक्टिस पर बैन लगाया जाए। और इंडिया में गैंजेटिक डॉल्फिन और स्नफिन डॉल्फिन ये प्रोटेक्टेड हैं। ये इस एक्ट देख लीजिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्टेड स्पीसीज में आते हैं। तो गवर्नमेंट ने गैंजेटिक डॉल्फिन को, आपको पता होगा, नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, आप ये नोट कर लीजिए। तो गैंजेटिक डॉल्फिन हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, राइट। और बहुत सारे वेरियस एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो उनका नाम ये एक बॉडी है, FIAPO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने काफ़ी इसके लिए कैंपेन किया था, ऐसे डॉल्फिनेरियम्स ना बनाया जाए, इसके अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन किया, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। अब आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ रिमूवल ऑफ शार्क फिन्स। जो शार्क होते हैं उनके, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, फिन्स निकाल लिए जाते हैं, तो उस वजह से किस तरह के प्रॉब्लम्स आती है वो देखते हैं, राइट। तो टू एनेबल द एनफोर्समेंट एजेंसी टू मॉनिटर द इलीगल हंटिंग, तो ठीक है, तो फिर जो इलीगल हंटिंग होती है और पोचिंग, मतलब इसी तरह से जो शिकार किया जाता है, शार्क्स हो गए, रे स्केट्स हो गए, राइट, उन्हें एक्चुअली इन्हें रोकने के लिए जो ये शार्क्स, रेज और स्केट्स हैं, इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट, WPA 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिससे कि जो इन पे जो फिन्स पाए जाते हैं, उन्हें निकालने का जो प्रैक्टिस है उस पर बैन लगाया गया है, राइट। और इससे जो पॉलिसी है, द पॉलिसी प्रिस्क्राइब्स दैट, जो भी मतलब पोजेशन, मतलब किसी के पास भी अगर ये जो शार्क फिन्स है, राइट, वो अगर मिलते हैं जो कि उस पर नेचुरली अटैच नहीं है, तो उसे शेड्यूल 1 हंटिंग में उसे कैटेगराइज किया गया है, मतलब एक तरह से वो ऑफेंस बन जाता है, एकदम हायर लेवल का। द पॉलिसी कॉल्स फॉर कंसर्टेड एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो फिर इसकी जो ये पॉलिसी है उसके हिसाब से काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है इस पर, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और जो बाकी अथॉरिटीज़ है, जैसे लेजिस्लेटिव हो गया, इन्फोर्समेंट, तो इन सब को मिलकर इस पर मतलब इस पॉलिसी के हिसाब से इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, राइट। तो फिर दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द मराइन इकोसिस्टम। तो ये जो होते हैं, जैसे कि जो लैंड टेरेस्ट्रियल एरिया में, तो ये जो है इस मराइन इकोसिस्टम में जो टाइगर है, लेपर्ड है, जो टेरेस्ट्रियल में है, जिस तरह से टाइगर, लेपर्ड्स मतलब उनके क्या इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से ये जो वाटर एनिमल्स हैं, राइट, शार्क्स हो गए, रेज हो गए, ये उनका उतना ही इंपॉर्टेंस है मराइन इकोसिस्टम में, राइट। तो इंडिया में 40 to 60 स्पीसीज़ है शार्क की, सिर्फ इंडिया में 40 से लेकर 60 स्पीसीज़ हैं, जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, और धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और सस्टेनेबल तरीके से वो जो फिशिंग प्रैक्टिस हो रही है, उस वजह ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। एक तो उनका बहुत ज़्यादा हद तक उनका एक्सप्लॉयटेशन और अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस की वजह से, राइट। तो मतलब और क्या हो रहा है कि जो शार्क के जो फिन्स है, उनकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, जैसे कि शार्क फिन सूप इंडस्ट्री,
ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में शार्क फिन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट फिन्स ऑफ द शार्क्स कैप्चर्ड इन मिड सी आर रिमूव्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे बताई गई है, राइट। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो शार्क के फिन्स होते हैं उन्हें क्या होता है, एकदम जो बीच समंदर में उन्हें निकाल लिया जाता है, और फिर जो शार्क्स होते हैं उनके फिन्स निकाल कर उन्हें ऐसे फेंक दिया जाता है, जिससे कि बाद में वो मर जाती है। वो शार्क्स क्या होती है, मर जाती है इन फिन्स के बिना। तो ये एक तरह से काफ़ी बुरी तरह से उनको मारा जाता है, राइट। जो पूरी तरह से मार नहीं रहे एक बार में, और फिर तड़पते के लिए छोड़ देते हैं उन्हें। तो ये इस वजह से ये शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो ये जो प्रैक्टिस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये आई थिंक एकदम करेक्ट कार्टून है इसके लिए, इसको दिखाने के लिए, उनकी व्यथा दिखाने के लिए। तो दिस प्रैक्टिस प्रिवेलिंग ऑन बोर्ड द शिपिंग वेसल्स हैज़ लेड टू डिफिकल्टीज इन एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ। तो ये इसमें ना इस वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रही है इन्हें पकड़ने में, जो ऐसे लोग करते हैं उन्हें पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो एक तरह से क्योंकि उसे आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इन जो शार्क की स्पीसीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। उसके बाद उसमें फिन्स निकाले गए हैं नहीं निकाले गए, उन्हें भी उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, राइट। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ इंडिया। अभी तक हमने देखा कि कितने सारे इश्यूज हैं, हमने पूरे चैप्टर में अभी तक इश्यूज को हमने डील किया। अब इस वजह से किस तरह से इकोनॉमी पे इस असर पड़ा है इंडिया के, वो देखते हैं। जो इन्वायरमेंट के जो डिग्रेडेशन हो गई, दुर्दशा हुई है, उसका किस तरह से इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। तो जो एनुअल कॉस्ट है इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इंडिया में, वो 3.75 ट्रिलियन है, राइट। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और 5.7% ऑफ इंडियाज ग्रॉस जीडीपी, जो इंडिया का ग्रॉस जीडीपी है, राइट, जीडीपी है, उसका 5.7% है, जो 2009 था। और ये रिपोर्ट किसने निकाली है, वर्ल्ड बैंक ने। तो ये ऑथेंटिक सोर्स है ये, ठीक है। ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं मेंस में, राइट। और फिर बाद में जो इम्पैक्ट है आउटडोर पोल्यूशन का, वो सबसे ज़्यादा है। जो घर के बाहर हम निकलते हैं, वैसे हमने देखा इंडोर पोल्यूशन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आउटडोर में होता है। तो आउटडोर पोल्यूशन का जो हमारी जीडीपी पर असर है, वो सबसे ज़्यादा है। 1.7% जो जीडीपी है लॉस उस वजह से हो जाता है इस रिपोर्ट के हिसाब से। और जो इंडोर पोल्यूशन है वो सेकंड नंबर पर है, सेकंड बिगेस्ट ऑफेंडर। तो सबसे पहले आउटडोर पोल्यूशन, उसके बाद इंडोर पोल्यूशन। तो वो 1.3% जीडीपी का लॉस होता है उस वजह से। और ये जो स्टडी निकाली है, जिसका नाम है डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ सेलेक्ट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया। तो कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, उसके वजह से डायग्नोस्टिक्स निकाले गए हैं, राइट। तो ये इस स्टडी का नाम है ये। तो उसमें क्या गया है, तो दिस स्टडी, राइट, यहाँ पे ये जो स्टडी है, तो इस स्टडी में उन्होंने जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है अर्बन एयर पोल्यूशन के वजह से, राइट, और पार्टिकुलर मैटर, लेड, और ऐसे जो इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, जो पानी की जो कमी होती है, राइट, और पुअर सैनिटेशन, जो पुअर सैनिटेशन की प्रॉब्लम आपको पता होगी, हाइजीन और इंडोर पोल्यूशन, इन सबको इस स्टडी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। देख लीजिए, अर्बन एयर पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर, और उसमें लेड भी आता है, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, पुअर सैनिटेशन, हाइजीन और इंडोर एयर पोल्यूशन, इन सबको फैक्टर्स को रखा गया। और कुछ जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें भी वो किस तरह से डैमेज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, राइट। जैसे कि एग्रीकल्चर आउटपुट में कमी आ रही है, जो सॉइल है, क्योंकि सॉइल में जो सैलिनिटी है वो बढ़ती जा रही है। इन सब के बारे में भी हमने सॉइल पोल्यूशन इन सब में देखा था किस तरह से होता है वो। फिर वाटर लॉगिंग, वो पानी कहीं कहीं पे जमा हो जाता है, फिर उस वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। रेंज लैंड है उसमें वो लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, और उस वजह से ही जो डिजास्टर्स हैं, जो भी आपदाएं ये सब हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, ये बहुत कॉमन बात है। नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, और फिर जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज हैं अब वो इनएडिक्वेट होती जा रही है, मतलब नाकाफ़ी होती जा रही हैं, हमारे लिए पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि पानी की जो सप्लाई होती है वो ख़राब हो रही है, सैनिटेशन एक तरह से ख़राब हो रहा है, और उस वजह से जो सोसाइटी है उसकी हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उस वजह से लोगों का खर्चा बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब हेल्थ ख़राब होगी तो लोगों का खर्चा बढ़ेगा, तो सोसाइटी पे ही पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है कि टाइम पर
बहुत सारी स्टडीज़ निकलती रहती है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होने की वजह से लोगों में किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे सीओपीडी की तरह इस तरह की बीमारियाँ बढ़ती है, उसी तरह से और भी बहुत सारे ये काफ़ी तरह से रिलेटेड हैं, राइट। ये फैक्टर्स की वजह से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, इनकम लॉस होता है। ऑब्वियसली अगर लोग प्रोडक्टिव नहीं होंगे, बीमार होंगे, तो वो इनकम कहाँ से कमा पाएंगे। इससे पॉवर्टी बढ़ रही है, वल्नरेबिलिटी भी बढ़ रही है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डिसीजेस कॉज्ड बाय पुअर वाटर सप्लाई, जहाँ पे पानी की ज़्यादा जो कमी है, और मतलब पानी की कमी का मतलब ये भी है कि वहाँ पे गंदा पानी आता है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन की वजह से, इस तरह के पोल्यूशन की वजह से वहाँ पर गंदा पानी आता है, तो उस वजह से भी, और जो हाइजीनिक कंडीशंस है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सैनिटेशन ये सब की वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, राइट। और इस वजह से 23% जो बच्चे हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब जो जो बच्चे मर जाते हैं उसमें से 23% जो बच्चे मरते हैं वो इन कारणों की वजह से मरते हैं, जिसमें कौन से कारण है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, जो इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ रहा है उस वजह से। तो अब ये क्या होता है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि पहले इकोनॉमिकली हम बढ़ जाएँ, पहले हम अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दें, उसके बाद हम देखेंगे जो एनवायरनमेंट में जो भी डैमेज हुआ है, उसके बाद हम लोग सस्टेनेबली एनवायरनमेंट पे हम ध्यान देंगे, राइट। तो ये जो सोच है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से काफ़ी ख़राब है, ये इस तरह से नहीं चलेगा। ये उस रिपोर्ट के जो लीड ऑथर हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, ये जो सोच है काफ़ी ख़राब है, राइट। इससे एनवायरनमेंटल पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। और the possible policy options to reduce particulate matter pollution could be in could be incentivizing technology upgradation। तो किस तरह से हम जो पार्टिकुलेट मैटर है, इस तरह के पोल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा के। और ये जो टेक्नोलॉजी पे जो लोग काम कर रहे हैं, उसे अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। और एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट को बढ़ाए, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं, और जो लोग कर रहे हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए। और इन्फोर्समेंट, अगर ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जैसे कि डॉल्फिनेरियम बैन लगाना, राइट, इस तरह के जो पॉजिटिव कदम उठाए जाते हैं उन्हें ढंग से इन्फोर्स किया जाए। ऐसी बॉडीज़, राइट, जो ग्राउंड लेवल पर बॉडीज़ है उसे अच्छी तरह से इन्फोर्स करें, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें, एनहांसिंग टेक्नोलॉजी, और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को एक तरह से बढ़ाएं, राइट, ये कह रहे हैं। तो अब स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी ये हमने पहले भी देखे हैं, तो मैं रीड कर देती हूँ। और आपको अभी तक आपने लेक्चर्स फॉलो किया होगा, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गई होगी, ये सेम चीज़ें ही हैं, रिपीट ही हो रही है इस बुक में फिर से। तो देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा इंटीग्रेटेड तरीके से अच्छा खासा बैठकर लोग, एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठकर एक पॉलिसी बनाई जाए, राइट, जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जा सके। इम्प्रूव्ड ऑटो फ्यूल, जो ऑटो फ्यूल है, जैसे बायोडीजल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इस तरह की जो बातें हैं उनकी सप्लाई बढ़ाई जाए, राइट। क्रूड ऑयल पे डिपेंड, फॉसिल फ्यूल्स से जो रिलेटेड है उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हुआ जाए, जैसे ईवी को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। और फिर व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं, उन पर थोड़ी लगाम लगाई जाए, उन पर मतलब अच्छे से रेगुलेशन किया जाए, उन पर वो कितना एमिट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। फिर मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस, राइट, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल क्लियरेंस, असेसमेंट, ये सब के बारे में। तो ये मैंडेटरी किया जाए कुछ इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे मतलब ये अंदेशा है कि यहाँ से हमें पता है क्या बोलते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा होगा ही, तो उसके लिए मैंडेटरी किया जाए एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना। फिर मैनेजमेंट, जो म्यूनिसिपल हजार्डस और जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उनके प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, उन्हें कहाँ डिस्पोज करना है, किस तरह से डिस्पोज करना है, राइट, जिससे कि पोल्यूशन में पोल्यूशन ना हो सके। और अगर इन्हें ढंग से डिस्पोज नहीं करते तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, राइट, लोगों की मौत तक हो जाती है इनसे, अगर इसे ढंग से इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। फिर क्लीनर टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वही जैसे बायोडीजल्स हो गए, अभी ईवी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से सब निकल रहे हैं, तो इस तरह के टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, उन्हें बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, स्ट्रेंथनिंग द नेटवर्क ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। तो एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उन्हें और उन्हें सशक्त किया जाए। फिर पोल्यूशन लोड, कितना पोल्यूशन पड़ रहा है उसे जांचा जाए, उसकी असेसमेंट की जा सके, उसकी जांच की जा सके।
राइट। तो इस और ऐसे जो स्टडीज़ हैं, जो भी हमने पिछले रिपोर्ट के बारे में देखा, इस तरह की स्टडीज़ को और बढ़ावा दिया जाए उन्हें, और उन स्टडीज़ के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाए। एंड प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान्स, कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स बनाए जा सके इन जो सिटीज़ हैं, क्योंकि सिटीज़ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही है, अर्बन एरियाज़, राइट। तो जो क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, जैसे आप एनसीआर का एरिया देखते हैं, राइट, क्यों फेमस है, तो इस पोल्यूशन की वजह से फेमस, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स बनाए जाए। और मेन लास्ट में आता है पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने ये सब सारे वीडियोस देखे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियोस को अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वन, राइट, इन नेक्स्ट अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।